हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। भारत देश में सबसे सौभाग्यशाली स्त्री वो होती है जो स्वयं स्त्री होते हुए पुत्र रत्न को जन्म दे। फिर भागमती को तो चार लड़के थे, भला उससे ज्यादा भाग्यशाली कौन हो सकता है। इस पर भी अब तक लगता था कि भाग्य की देवी घर में टांग पसार कर लौट गई है, क्योंकि लड़की तो एक नहीं और पहली बहू को भी पहला लड़का ही हुआ। इससे भाग्य की बात भागमती को क्या हो सकती थी, पर आदमी का लालच कब उसका पीछा छोड़ता है। भाग्य की देवी भी अब लेटे लेटे उब गई थी, और उबती भी कैसे ना। आखिर देवी भी तो स्त्री होते हुए केवल लड़कों के आने से ही भाग्य देती थी, तो वे उब गई थी और इसलिए उठकर चल दी। राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न से लड़के हुए सो हुए। अब रामायण को आगे बढ़ाते हुए भागमती उत्तर रामायण में प्रवेश करना चाहती थी और लव के बाद कुश के होने की राह देख रही थी। प्रसव गृह में बिशनपुरा वाली जितना कराहती भागमती पोते के लिए उतनी प्रार्थना करती, वैसे उसका नाम बिशनपुरा वाली नहीं था। किसी लड़की का नाम ऐसा नहीं होता, पर औरतों का तो होता है ना, क्योंकि इस गांव में और आसपास के सभी गांवों में शादीशुदा औरतों को उनके मायके के नाम से ही जाना जाता है। मायके का मतलब जिस गांव से लड़की ब्याह कर लाई गई है, उस गांव का नाम ही अब उसका नाम है। भागमती प्रसव गृह से निकलकर पुरुषों की बैठक की ओर चल दी। देखा तो गंगाधर मड़ैया में गाय के अभी अभी दिए हुए बछड़े को खड़े होने में मदद कर रहे हैं। घंटों से रंभा रही गाय भी अब चुप है। बछड़े को देख भागमती के मुखारबिंद से टपका, का हो यहाँ भी। गंगाधर भागमती का मुंह देखकर समझ गए कि बड़ी बहू को अब की लड़की हुई है। गंगाधर के जीवन में बड़े दिनों बाद ऐसा दुर्भाग्यशाली दिन आया था। दुर्भाग्यशाली क्योंकि गाय ने बछड़ा दिया था जो किसी काम का नहीं, और बहू ने बेटी जो और भी ज्यादा काम की नहीं सो नहीं, उल्टे और कर्जा बनकर ही आई समझो। क्योंकि अभी तो ठीक से पैदा भी नहीं हुई कि अभी से जायदाद का एक बड़ा हिस्सा उसके ससुराल की भेंट चढ़ता नजर आ रहा था। भागमती इस दुहरी हानि से त्रस्त थी और माथा ठोक वहीं मचिया पर बैठ गई। अभी अपने भाग्य को कोसना चालू करने ही वाली थी कि मड़ैया में शिव बाबू का प्रवेश हुआ, और प्रवेश हुआ भी तो गाज गिराने के लिए। अरे गंगा भैया, भोला खातिर लड़की वैकी देखत हुआ कि ना। भागमती बिफर पड़ी, भला भोला के लिए लड़की क्यों देखेंगे, वो तो सबसे छोटा है, जबकि अभी तो बब्बन बाकी है। भागमती के सारे दर्द आज फूट फूट कर करा रहे थे। उसके अपने चारों पुत्रधन छग्गन, रज्जन, बब्बन और भोला उसके दुख का कारण बन रहे थे। छग्गन अच्छा खासा चल रहा था एक लड़का पैदा करके, सो आज उसकी बिशनपुरा वाली ने लड़की पैदा करके बाजी ही पलट दी। रज्जन की तो पूछो ही मत, 30 का हो चला है और कुछ ना हुआ उसके। जाने शादी के 8 साल क्या धान कूट रहा है। सब करमजली लक्षणपुर वाली का ही तो दोष है। पनौती बनकर घर में आई है ऊसर कहीं की, उसकी तो धोखे से शादी हो गई। जिन्हें माला माल समझकर ब्याह कराया था कंगाल निकले, क्योंकि ब्याह के समय खुलकर कुछ मांगा नहीं, और ब्याह के बाद पता चला कि दे भी ना पाएंगे। सोचा था लड़की को ताने पड़ेंगे तो अपने आप लक्षणपुर वाले कुछ न कुछ दे जाएंगे, मगर बिशनपुरा वाली का उदाहरण दे देकर भागमती थक गई। कुछ ना आया, आता कैसे, कुछ हो तो आए। बिशनपुरा वालों के यहाँ जो बढ़िया शादी छग्गन की हुई थी वैसी दोबारा ना कर पाई। आज भी बिशनपुरा वाले आते हैं तो कुछ न कुछ बढ़िया ही लाते हैं, मगर ये मरे लक्षणपुर वाले खरे बेशर्म के बेशर्म, भैंस की चमड़ी वाले। लड़की को इतना ताना दिया, आते हैं तो भी कोई आवभगत नहीं की जाती, फिर भी कोई असर नहीं। बिशनपुरा वालों से कुछ नहीं सीखते। पढ़े लिखे बब्बन को ढूंढे लड़की नहीं मिल रही, जो मिलती है तो घर वाले ठन गोपाल है, या लड़की में ही कोई दोष है। जहाँ कहीं गंगाधर घर द्वार देखकर रिश्ता कर भी आते तो भागमती लड़की देखने जाती, और जाते ही उसे ऐसे तोलती जैसे राजा ऑटोमन के बाजार में दास दासियां तोली जाती थी। बेखौर तो कोई लड़की पैदा ही नहीं हुई, तो भागमती को मिले कैसे। छग्गन की शादी में जितना मिला था उससे तो ज्यादा ही मिलना चाहिए। बब्बन की शादी में उसे ज्यादा पढ़ाया लिखाया गया है इसी बात के लिए, तो इसलिए इस बार भागमती तय कर चुकी थी कि
धोखा नहीं खाएगी, जो मांगना है मांग कर रहेगी, फालतू की अटकलें नहीं लगाएगी, सब कुछ एकदम साफ। भाई जो है सो है, कोई चोरी डकैती तो नहीं है, देना है तो दो वरना दूसरा घर देखो, हक है तभी तो मांग रहे हैं, कोई जोर जबरदस्ती थोड़े ना है, करनी है करो वरना रास्ता नापो। भागमती के इतने सारे दर्द आज एक साथ उमड़ आए थे, पर उसे पता नहीं था कि शिव बाबू और भी तगड़ी गाज गिराने आए थे। भागमती तो समझी थी कि बब्बन की उम्र का ताना मार रहे हैं, पर अपनी रव में वो क्या जाने की बात कुछ और ही है। सो सारे गम एक साथ गलत करती हुई शिव बाबू पर चीख पड़ी, अरे हाय हाय, ई का कहत ही, लड़की खोजा था, आज ना तो कल बिया होइए जाई। शिव बाबू मुस्कुराए। भागमती समझी कि अपने बेटे रतन की शादी पर खूब ऐंठ रहे हैं, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, जबकि रतन का ही गोइया बब्बन अभी भी दहेज के लिए भटक रहा है। उनकी मुस्कुराहट भागमती की खिल्ली उड़ा रही थी, मगर 3 बेटियों वाले शिव बाबू का पलड़ा अभी भी हल्का ही था। एक रतन की शादी करा देने से भारी नहीं हो गया, यही सोचकर दूल्हा ढूंढने का ताना मार दिया। आप तो अब बैलन के जोड़ी ढूंढो, वो 3 ठो। अरे भौजी काहे खुनसात है, हम तो 3 ठो खोजबे करब, तोहार छुट्टी भइल बब्बन वो ढूंढला से। भागमती को करारा झटका लगा। पिछले कई महीनों से आसपास के गांव में पकड़ुआ विवाह की जो घटनाएं हो रही थी, उसके बारे में भागमती सुनती तो रोज थी, मगर कभी ध्यान नहीं दिया। उसे क्या पता था कि जिस बेटे को सबसे होनहार दूल्हे की उपाधि देकर उसने गर्व से दूल्हों के बाजार में उतारा था, वो बेमोल पकड़ुआ विवाह की भेंट चढ़ जाएगा। शिव बाबू जो गाज गिराने आए थे गिरा के चलते बने, मगर भागमती जो टूट कर गिरी तो फिर ना संभली। दिन भर दादी ने कुछ नहीं खाया, छोटकू थाली लेकर जबरदस्ती दादी को खिलाने में लगा था। लछनपुर वाली सब जानती थी। लछनपुर वाली, हाँ उसको भागमती तो लछनपुर वाली ही बुलाती थी, मगर अभी भी उसका पति उसे शांता ही बुलाता है, कभी कभी तो चंचला भी बुला देता है, क्योंकि शांत तो वो बिल्कुल नहीं थी। इसी बात की चिढ़ भागमती को भी थी कि भला इतना क्या प्रेम है इस लड़के को कि सीधा नाम से ही पुकार लेता है, जोरू का गुलाम कहीं का। और नहीं तो क्या, पत्नी से प्रेम का सीधा अर्थ जोरू का गुलाम ही तो होता है, वरना पत्नी प्रेम करने के लिए थोड़ी ना होती है। तो लछनपुर वाली जानती थी कि उसके कहने से तो उसकी सास खाएगी नहीं, और सौर में पड़ी बिशनपुरा वाली आ नहीं पाएंगी खिलाने, कहीं पोते के खिलाने से ही खा ले। इसलिए छुटकू को ही समझा बुझाकर भागमती के पास भेजा उसने। दादी महारानी ठहरी कठोर पत्थर, अदहन के खौलने से कहाँ गलने वाली थी, पर फिर भी अभी पसीजने ही वाली थी कि बर्फ का ठंडा पानी पड़ गया। दरवाजे पर बब्बन मुंह लटकाकर अपनी दुल्हन के साथ खड़ा था। भागमती कहाँ मानने वाली थी, झनक कर उठी और ऐसे बोली जैसे कोई बिजली की नंगी तार छूकर बोल रहा हो, अकेले ही आना और दरवाजा दे मारा। भागमती जो थाली खाने भी वाली थी वह नहीं खाई। उसी थाली को उठाकर शांता ने रसोई में ढक दिया, और ढककर जैसे ही मुड़ी कि उसका सिर घूम गया, चक्कर से आने लगे और दरवाजा का पल्ला धरकर झूल गई। झूलते झूलते धम से गिर पड़ी। शांता को अकेले सारा काम करने की आदत नहीं थी, मगर बिशनपुरा वाली के प्रसव ने अचानक ही उसके माथे पूरा घर भर का काम दे मारा था। सौर में बिशनपुरा वाली के बगल में बैठी दाई ने वहीं से शांता को गिरते देख लिया और उसकी ओर लपकी, उठकर बिठाया और पानी वानी दिया। तब तक शोर सुनकर भागमती भी कमरे से निकल आई कि आज के दिन बस धरती या आसमान का फटना बाकी है, कहीं वही तो नहीं हो गया। जब भागमती घटना स्थल पर पहुंची तो उसने देखा ना आसमान फटा ना धरती ही, बल्कि दाई उसे देखकर बेतहासा मुस्कुरा रही थी। और जितना मुस्कुरा रही थी भागमती को मन ही मन उतनी ही खींच हो रही थी। बुढ़वा को किस बात की खुशी है जो दांत चियार रही है। लड़का पैदा होता तो खांची भर भर कर पहनने ओढ़ने खाने को मिलता, अभी किस बात की खुशी मना रही है, वो भी लछनपुर वाली के गिरने पर। ये लछनपुर वाली भी एक ही बम्मड़ है, हाथ पैर तोड़ लेगी तो घर का काम करने के लिए क्या इसके मायके वाले आएंगे। पर दाई ने मुस्कुराते हुए भागमती के जागे भाग की सूचना दी। लक्ष्मी का गोड़ है तोहार नतनी के, काहे का भइल, 8 बरिस के ऊसर खोक फूट पड़ल। लछनपुर वाली शांता शर्म से गड़ गई।
भागमती के चेहरे पर अगले कुछ पलों में ही कई रंग आए और गए। पहले तो उसे बात समझ नहीं आई कि दाई किस जमीन की बात कर रही है। फिर जीवन के सारे अनुभवों को दिमाग में निचोड़ा तो जाना कि औरत भी तो जमीन होती है जिस पर लड़के उगते हैं, और 8 बरस से कुछ ना उगाने वाली तो लछनपुर वाली ही है। फिर उसे तनिक खुशी हुई और होंठ के कोरे खींच गए कि बिशनपुरा वाली ने आज जो नुकसान कर डाला है, शायद भाग्य की देवी आज उसकी भरपाई का मौका दे रही है। आज शुक्रवार भी है, लक्ष्मी जी का दिन। उसकी खुशी बिजली से भी कम समय के लिए चमकी, क्योंकि अचानक उसे ख्याल हो आया कि वह तो दोनों मियाँ बीबी पर कड़ी निगरानी रखती थी। फिर कैसे? लेकिन हो भी सकता है। रंजन तो है ही मऊगा, मेहरारू के पल्लू से बधा जोरू का गुलाम। लखेत लखेत के कितना भगाओ आंगन से, फिर परिकल कुकुर की तरह आंगन में ही घूमता नजर आ जाता है। और पूरे गांव में भला कौन है ऐसा जो अपनी मेहरारू को नाम से बुलाता है? भला कहो तो काश बिशनपुरा वाली की तरह लछनपुर वाली के मायके वालों ने भी कुछ हाथ गर्म किया होता शादी में, तो भागमती के हर क्रोध का भागी नहीं बनती शांता। और बिशनपुरा वाली शान से तो नहीं रहती थी, मगर कम से कम शांति से तो रहती है। ताने भी नहीं सुनाती भागमती उसे, सुनाएगी भी कैसे? अपना मन तन जीवन और सबसे बड़ी बात धन जो लगा दिया है इस घर को संवारने में उसने, उसके घर वाले दे सकते थे और दिया भी, औकात से बढ़कर दिया। मगर लछनपुर वाली के घर वालों की औकात छोड़ो, एक कौन सोचता है कि क्यों नहीं दे सके? दिखता तो बस यही है ना कि नहीं दिया, औकात हो या नहीं हो, नहीं दिया बस। तो भागमती के चेहरे पर कुछ देर के लिए मायूसी छा गई कि उसकी कड़ी निगरानी विफल हो गई। उसके कड़े अनुशासन में कैसे इन मियाँ बीबी ने सेंध लगा दी। भले ही इन मियाँ बीबी में मियाँ उसका अपना बेटा रहा हो, इस मायूसी ने भी भागमती के चेहरे पर अस्थायी भाव नहीं लिया। यह भाव पलटकर शंका का भाव चेहरे पर उभर आया। कहीं दाई से गलती तो नहीं हुई? भला उसे कैसे पता कि सच में? नहीं, दाई धोखा नहीं खा सकती, यह तो उसका बरसों पुराना काम है। भागमती ने दाई के चेहरे को ध्यान से देखा, जैसे उसे समझ ही ना आ रहा हो कि वो क्या कह रही है। उसका दिनों दिन बढ़ती झुर्रियों वाला चेहरा देखा, उसके झुरियाते हाथ देखे जो कुछ एक साल में निष्प्राण हो जाएंगे। बुढ़ापा आने के साथ साथ यह दाई भी बौराने लगी है। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी आए बाएं बक रही है। पता नहीं सौर का काम भी ठीक से कर पा रही है आजकल या नहीं। लड़के की जगह पेट से लड़की निकाल दे रही है। अंततः भागमती ने शांता का लजाता चेहरा देखा और उससे उसकी लाली बर्दाश्त नहीं हुई। उसने मान लिया कि दाई की बात का विश्वास नहीं किया जा सकता। दाई को डपटकर बोली, पगला गईली का रे? दाई को घोर अपमान महसूस हुआ। आज तक कभी नहीं हुआ कि किसी के गर्भवती होने की सूचना देने पर उसे पागल की उबात दी गई हो। लोगों ने तो इस खबर पर क्या क्या नहीं लुटाया है, और वो भी 8 साल तक शादीशुदा रहने के बाद जो गर्भ ठहरा हो तो उसकी सूचना पर उसे इनाम मिलना चाहिए था। मगर इनाम मिला तो ये पागल, तू ही पगलाइल बाड़ू, तुहार कुल खानदान पागल। भागमती और उसके खानदान को कोसती और बड़बड़ाती हुई दाई आंगन पार कर घर से बाहर हो गई और कसम ली कि अब इस घर में ना घुसेगी। जहां उसकी गरज नहीं वहां से उसे भी कोई नाता नहीं। पर जाते जाते भागमती के मन में किरौना तो छोड़ ही गई। आखिर बिना डॉक्टर को दिखाए कैसे पता चले? बाहर दाई ऐसा हो हल्ला मचाती गई कि घर में तो घर में, मुहल्ले तक में सबको बात पता चल गई। दाई की बात को भागमती ना माने ठीक है, पर डॉक्टर को दिखाना तो चाहिए। घर के सभी सदस्यों ने जोर दिया तो उसे डॉक्टर के पास भेजने के लिए मानना ही पड़ा। उसकी इससे भी बड़ी समस्या यह थी कि लछनपुर वाली को अस्पताल भेजे तो किसके साथ? भोला शहर में पड़ रहा है, बब्बन तो विवाह करके बिला गए, जेठ के साथ भेज नहीं सकती, और रज्जन के साथ शांता को देखकर तो रगों में अदहन खौलने लगता है। सुलगे हुए चूल्हे जैसा मुंह बनाकर भागमती ने दोनों मियाँ बीबी को साथ अस्पताल जाने की इजाजत तो दे दी, मगर शांता को झूमता देख भागमती के दिल में भरसाई झोंकने जितना धुआं उड़ रहा था। अस्पताल की बेंच पर बैठे दोनों रेडियोलॉजिस्ट के बुलाने का इंतजार कर रहे थे और याद कर रहे थे कि 5-6 हफ्ते पहले ही तो माई गांव में किसी के घर सत्यनारायण कथा सुनने गई थी
और भौजी को भी साथ ले गई थी ताकि भौजी को सत्यनारायण भगवान के आशीर्वाद से लड़का ही हो। लड़का होता तो हमारे घर भी कथा होती। लेकिन खैर, इससे एक चीज हुई कि उस दिन रज्जन को शांता घर में अकेली मिल गई थी। यह जरूर उस सत्यनारायण कथा का प्रताप है, वरना मौका कहाँ मिलता था। माई भी तो ऐसी कड़क थी कि पूजा से लौटते ही घर भर में रज्जन को खोजने लगी, मगर अपना ही कमरा खोजना भूल गई। हे रज्जन अभी मन ही मन उसी दिन को याद कर हंस रहा था कि शांता का नंबर आ गया। रेडियोलॉजिस्ट ने अपना काम खत्म किया तो वह बिस्तर से उठकर कंप्यूटर की स्क्रीन देखने लगी। स्क्रीन पर एक काला काला सा धब्बे जैसा कुछ था, जिसमें कभी कभी लालिमा की चमक भर जाती थी। कमाल है ना, इस वैज्ञानिक युग का। राई से भी छोटी औलाद दिख जाती है। भरा पूरा बच्चा बाहर आने से पहले कहाँ कोई पेट में झांककर बच्चा देख पाता। अब भाभी को ही देख लो, जब तक दाई ने बाहर नहीं निकाला तब तक कहाँ कोई देख पाया। कोख में सीन लगाने वाली बढ़िया मशीन बना ली है आदमी ने। नर्स ने भी पुष्टि की कि वो बच्चे की ही तस्वीर है। शांता का दिल बल्लियों उछलने लगा। उसने अपने अस्त व्यस्त कपड़े ठीक किए और रेडियोलॉजिस्ट से ही पूछ लिया कि कितने दिन का है। यही कोई 5.5 हफ्ते। शांता बाहर आई तो उसके चेहरे की चमक ने ही रज्जन को गुदगुदा दिया। भागमती आज तक जली हरेठा होकर रह गई थी, मगर उस जलते हुए हरेठा पर शीतल जल पड़ गया। जब दाई वाली खबर की पुष्टि हुई, उसने तुरंत दोनों को लड़का होने का आशीर्वाद दिया। शांता के मन में आया कि पूछे भला वो कैसे लड़का ही पैदा कर सकती है। आम उगाने से आम होता है और केला उगाने से केला, मगर लड़का कैसे उगता है ये तो भागमती ही बता सकती है कि जाने क्या खाकर 4 लड़का ही पैदा की है। खैर, इस तरह का सवाल कर शांता अपने जीवन में पहली बार आई इन खुशियों को आग नहीं लगा सकती। आखिर उसकी सास ने पहली बार इतने मान से उसके सर पर हाथ धरा और बिशनपुरा वाली तो अक्सर गले से लगाती है, आज भी लगा लिया। शांता इतनी खुश है, इतनी खुश है कि चिड़िया से फुदकती हुई घर के सारे काम करती जा रही है। बिशनपुरा वाली को भी नहीं करने दे रही। भागमती भी सोच रही है कि चलो कभी तो घर के सारे काम वो भी कर लिया करे। बिशनपुरा वाली ने हुज्जत की तो भी शांता नहीं मानी, लेकिन वो भी तो 2 बच्चों की माँ ठहरी। उसे चिंता सताने लगी, एक होने वाली माँ की। जब शांता नहीं मानी तो उसने हिम्मत जुटाकर पहली बार मुंह खोला और भागमती से कहा कि उसका इतना ज्यादा काम करना ठीक नहीं है। भागमती की बहुएं तन गई कि इस गाय बाछी के मुंह में भी जबान आ गई। ये मुझे बताएगी कि क्या ठीक है और क्या नहीं। मुझे नहीं दिख रहा क्या कुछ। तुनक कर घुड़क दिया। तुम नहीं करती थी क्या? बिशनपुरा वाली को आगे बोलते नहीं बना कि हाँ मैं तो करती थी, मगर मुझे तो आदत भी थी। उसे कहाँ आदत है इतना काम करने की, पर बोल ना सकी। आखिर वही हुआ जिसका बिशनपुरा वाली को डर था। शुक्रवार की रात थी। थोड़ा बहुत खून तो शांता को बहुत पहले से बह रहा था, मगर उस रात पेट में ऐठन और दर्द के साथ ज्यादा ही बह गया तो उसे खुल के बताना ही पड़ा। दाई ने आने से मना कर दिया और फिर अस्पताल का ही सहारा लेना पड़ा। अगले दिन फिर रज्जन और शांता उसी बेंच पर बैठे रेडियोलॉजिस्ट के बुलाने का इंतजार कर रहे थे और याद कर रहे थे कि पिछले हफ्ते कितनी खुशी खुशी यहाँ से लौटे थे। भगवान करे कि आज फिर ऐसा ही हो। तरह तरह की मन्नतों से दोनों का सिर भर गया। रेडियोलॉजिस्ट ने अपना काम खत्म किया तो वो बिस्तर से उठकर कंप्यूटर की स्क्रीन देखने लगी। 7 दिन पहले ऐसे ही स्क्रीन पर एक काला काला धब्बा सा था जो अब दिखाई नहीं पड़ रहा था। बिना उस धब्बे वाले सपाट स्क्रीन को देख शांता का दिल धक से हो गया। फिर भी अपने आप को संभाल कर उसने अपने अस्त व्यस्त कपड़े ठीक किए और रेडियोलॉजिस्ट के चेहरे की ओर देखा। रेडियोलॉजिस्ट उससे आंखें चुरा रहा था। उसने उसे आंखें चुराने का मौका देते हुए स्क्रीन की ओर देखकर कहा, डॉक्टर इस कंप्यूटरों में क्या देख ली आप? रेडियोलॉजिस्ट इस सवाल से बचने की कोशिश कर रहा था और चाहता था कि जो बताना है डॉक्टर ही इन्हें बताए, पर शांता को अपनी शंकाओं का समाधान जल्द से जल्द चाहिए था। रेडियोलॉजिस्ट ने फिर ना नुकुर की तो शांता ने अपनी कांपती हुई उंगली को स्क्रीन की ओर दिखाकर और गोल गोल घुमाकर अपनी शंका जता ही दी। पिछली बार इसमें एक करिए करिए धब्बा जैसे रहे। इस भोलेपन से मांगे गए उत्तर से रेडियोलॉजिस्ट के गले में कुछ अटक सा गया।
उसकी हिम्मत नहीं हुई शांता को सीधे मुंह कुछ कहने की। आपके साथ कोई और भी है? रज्जन को भी सोनोग्राफी वाले कमरे में बुला लिया गया। उसने रज्जन को तन्मयता से बताया कि फिलहाल शांता के पेट में कुछ नहीं है, अगर कुछ रहा होगा तो वो अब गिर चुका है और साफ हो चुका है। उन्हें चाहिए कि आगे की कार्रवाई के लिए डॉक्टर से जाकर मिले। रेडियोलॉजिस्ट चला गया। दोनों कमरे से बाहर आकर एकदम स्तब्ध से बेंच पर बैठे रहे और रिपोर्ट आने का इंतजार करने लगे ताकि वे रिपोर्ट लेकर डॉक्टर से मिल सके और डॉक्टर बता सके कि कुछ नहीं हुआ है, बल्कि रिपोर्ट में ही कुछ खराबी है। सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर के माथे पर बल पड़ गए। वैसे तो डॉक्टर रोज ही ऐसे केस देखता था, रोज ही उसे मरीजों को बताना पड़ता था कि अब उनके पेट का बच्चा नहीं रहा। फिर भी मरीजों की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाकर उसके माथे पर बल पड़ ही जाते थे, क्योंकि कब कोई रोना चीखना चिल्लाना शुरू कर दे पता नहीं। फिर कोई ना भी रोए चिल्लाए, दुख तो सबको होता ही है। डॉक्टर के माथे पर पड़े एक एक बल से शांता और रज्जन के माथों पर सैकड़ों बल पड़ गए। सच्चाई तो रेडियोलॉजिस्ट उन्हें बता ही चुका था, पर वे मानने को तैयार नहीं थे। डॉक्टर के चिंतित चेहरे ने उन्हें मानने पर मजबूर कर दिया। अब तो डॉक्टर का कुछ बोलना ना बोलना बराबर था, फिर भी बताना तो पड़ेगा। शांता के पीड़ादायी चेहरे को एक बार देखकर डॉक्टर ने अपनी नजर रज्जन की ओर घुमा ली। मुझे अफसोस है, मगर कैसे साहब, कोनो कारण तो हो ही। डॉक्टर रिपोर्ट में दिए पति का नाम पढ़कर फिर उससे मुखातिब हुए। नहीं राजेंद्र, कोई कारण भी हो भी सकता है और नहीं भी। ऐसी चीजें बस हो जाती हैं, कुछ किया नहीं जा सकता। डॉक्टर के इतना भर कह देने से कि कुछ किया नहीं जा सकता, दोनों ने मान लिया कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। दोनों के चेहरे से पीड़ा बह निकली, मगर आंसू नहीं निकले। एक दूसरे को हौसला देने के लिए दोनों ही ने अपने आंसू थाम रखे। आज तो रज्जन उसे चंचला भी नहीं कह सकता था, क्योंकि आज वो सच में शांता थी। शांता देवी, आप बस कुछ दिन ख्याल रखिए इनका, और जल्द ही खून गिरना बंद ना हो तो वापस आइएगा। डीएनसी करनी पड़ सकती है, एक बार और चेकअप तो करना ही पड़ेगा। अगले हफ्ते दोनों बाहर आ गए। घर लौटने की हिम्मत नहीं हो रही थी तो वही मरीजों के बीच बेंच पर बैठ गए। बाएं हाथ से बेंच थामे और दाएं हाथ को शांता के घुटने पर रखकर रज्जन अस्पताल के खंभे को निरंतर ताक रहा था कि शांता ने कहना शुरू किया, रोहन भैया याद है? रोहन रज्जन के मौसेरे भाई थे, जो पिछली गर्मियों में ट्रेन से कटकर मर गए थे। रज्जन से छोटे थे पर पढ़े लिखे कुछ ज्यादा थे। शादी भी नहीं हुई थी उनकी। रज्जन की मौसी ने बड़ी जिद से उन्हें पढ़ाया लिखाया था और गोबर गोईठा से दूर ही रखा था। शांता आगे बोली, मौसी कितना रोई थी। रज्जन अभी भी दूर देख रहा था, उसकी ओर नहीं, पर सुन सब कुछ रहा था। सुनने से ज्यादा समझ रहा था। समझ रहा था कि वो अपना गम छोटा करने के लिए एक बड़े गम की लकीर खींच रही है। बता रही है कि कैसे कोई पाला पोसा पढ़ाया लिखाया बच्चा खो देता है। हमने तो अनदेखा अनजाना बच्चा खोया है, इतना बुरा भी नहीं है। दोनों के मुंह दूसरी ओर थे, मगर रज्जन के दाएं हाथ पर गिरी एक बूंद ने बता दिया कि बुरा तो है और इतना ही बुरा है। उसने शांता की ओर नहीं देखा, देखना भी नहीं चाहता था। जानता था कि ये बूंद कहां से गिरी और नहीं चाहता था कि शांता के अपने आप को मजबूत करने के प्रयासों के बीच आए। वो जानता था कि हाथ पर बूंद क्यों गिरी और गिरती भी कैसे नहीं। 7 दिन में जो माँ बनी फिर रही थी तो माँ ही। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, नमस्कार।